हेलो, वेलकम टू विद्या गुरु। आज हम जीवों के श्वसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो द रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल, मतलब अलग अलग जीवों में, जैसे फॉर एग्जांपल मानव में किस प्रकार रेस्पिरेशन होता है, बंदर में किस प्रकार होता है, मछली में किस प्रकार होता है, और हम बात करेंगे कि केंचुए में किस प्रकार होता है, पादपों में किस प्रकार रेस्पिरेशन होता है। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग पूरे इस सेक्शन में डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्लाइड। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं सेक्शन पे कि देखिए यहाँ पर आपको कुछ कंटेंट दिख रहा होगा कि देखिए हमारे को श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सभी जीव जो सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। हमने कोशिका वाला सेक्शन पूरा पढ़ ही लिया है। तो कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है और यहीं पर समस्त ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा जो बनती है, वो यहीं पर बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, जो उत्सर्जन है, वेस्ट पदार्थ है, उसको निकालेगी। जनन प्रजनन के लिए क्रोमोसोम्स जो केंद्रक में मौजूद होते हैं, जैसे कुछ कार्यों का संपादन करने के लिए भूमिका निभाती है, ये कोशिका करती है। कोशिका को ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कोशिका जो कार्य कर रही है उसे भी ऊर्जा की आवश्यकता है और कोशिका ही ऊर्जा बना रही है। तो इस प्रकार क्या है, समस्त चीजें कोशिका में हो रही है और इसीलिए जो ऑक्सीश्वसन होता है हमारे शरीर में, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है और जो ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, वायु में सबसे ज्यादा हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और देखिए वैसे वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। 78% के करीब नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो है ना, वो एक लगभग अक्रिय गैस है, तो वो हमारे जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लेती है, राइट। तो देखिए, वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक। देखिए, जो श्वास ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो है हम लोग उच्च श्वसन करते हैं, मतलब एक्सेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। और इनहेल करते समय ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में, अंततः प्रत्येक कोशिका में, हमारा जो हृदय है जो पंप कर रहा है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। साथ में हमने जो ग्लूकोज वगैरह खाया है, तो उस ग्लूकोज को भी हमारे शरीर के संपूर्ण जगह पर लेके जाता है। एक एक कोशिका में जब ग्लूकोज पहुंचता है और ऑक्सीजन पहुंचता है, तो प्रत्येक कोशिका में ना ऊर्जा का निर्माण हो रहा होता है और इसी से मैं जो ये इतना सारा बोल रहा हूँ, ये ऊर्जा इसी से मिल रही है। तो कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन का विखंडन करने में मदद करता है, तोड़ने में मदद करता है। और आपको पता होगा, कोई भी अणु टूटेगा, हमने पाचन प्रक्रिया में क्या पढ़ा था, कोई भी बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है तो वही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो बड़ा अणु जब भी छोटे अणु में टूटता है तो क्या करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगा। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और यह संपूर्ण प्रक्रिया जो श्वसन में होती है उसे क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके हम लोग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, इसमें ये टूट जाती है। तो ये जो C6 बिल्कुल उल्टा प्रक्रम है जो पादपों में बनती है, उसकी C6H12O6, इसमें जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम लोग उसको बाहर निकालने में, हमको जो है, हम लोग जो श्वसन बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, राइट। तो ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है और यही प्रक्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन, जिसमें वायु या ऑक्सीजन की मात्रा है। लेकिन कुछ जीव यीस्ट जैसे आपने सुना होगा, जो चीज़ों को सड़ाने का काम करते हैं, कुछ जीवाणु, वो भी जो है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन करके क्या है, श्वसन जो है प्रक्रिया करते हैं। तो ग्लूकोज जो है ना, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा, और ये ऊर्जा किस रूप में होती है, ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। लेकिन कुछ यीस्ट जैसे जो अनेक जीव हैं वो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं और अवायवीय श्वसन करके यह अवायवीय जीव कहलाते हैं। और फाइनली ये क्या करते हैं, अल्कोहल का निर्माण करते हैं और इस तरह से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारे जो ऊर्जा मुद्रा है ATP, हमको जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना तो ये ATP किस में टूटता है, ADP में, और क्या निर्मुक्त करता है, ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में मुक्त होता है और फाइनली ऊर्जा रिलीज होती है। यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट अवायवीय बिना ऑक्सीजन के शोषण करता है और इस प्रक्रिया में अल्कोहल का निर्माण करता है, शराब या वाइन का। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया से हम लोग शराब जो बनाते हैं वो इसी प्रक्रिया से बनता है और इसीलिए आपने देखा होगा। और इस पूरी प्रक्रिया को जिससे वो लोग बनाते हैं, है ना, ये यीस्ट को सड़ाकर, और हम लोग जो है ना जितने भी फल हैं उनको सड़ाकर उस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया से ही किसका निर्माण हो जाता है, शराब का निर्माण हो जाता है। तो ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित होकर निम्न समीकरण, तो ग्लूकोज जो है ना बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब यीस्ट इसमें होगा, यहाँ पर यीस्ट होगा, तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो ये बात पता चल गई, वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय मानव कर रहा है, अवायवीय यीस्ट कर रहे हैं और अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं और ये सड़ाने वाली प्रक्रिया है। और इसीलिए गोबर गैस में, जब गोबर को हम लोग खड्डे में डाल के और फिर हम लोग जो है ना उससे मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं, तो वह भी एक प्रकार की किण्वन प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु उसे सड़ाने का काम करते हैं। तो अवायवीय रूप है। ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। और कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत तेजी से एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, लगातार 10-20 किलोमीटर दौड़ गए, तो हमारे ना जोड़ों में, पैरों के जोड़ों वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन चाहिए ना वो इतनी ले नहीं पा रहा है, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो नहीं ले पाने की वजह से क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में, मसल्स में लैक्टिक अम्ल बन जाता है और ये लैक्टिक अम्ल हमको दर्द करता है। लेकिन 1, 2, 3, 4 घंटे बाद क्या होता है, ये लैक्टिक अम्ल यकृत में जाता है, यकृत में नॉर्मल होकर वापस से ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में बनता है तो हमारे शरीर में दर्द होता है, राइट। तो ये देखिए, बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, टहलने, साइकिल चलाने, भारी वजन उठाने, अनेक कार्य से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जितनी आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन हम ले नहीं पाते हैं, श्वसन में आपूर्ति सीमित होती है और इसीलिए पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन हो जाता है, अतिरिक्त मांग हो जाती है और इसीलिए लैक्टिक अम्ल का उत्पादन हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन, ठीक है। तो मांसपेशियों में, इसीलिए पेशियों में ऐंठन हो जाती है। पेशियों में अवायवीय के कारण क्या होता है, ग्लूकोज के आंशिक विखंडन के कारण लैक्टिक अम्ल, यदि ग्लूकोज पूर्ण विखंडित होगा तो किस में तब्दील होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। आंशिक रूप से होगा तो ऑक्सीजन की कमी में, तो लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो है ना, देखो ग्लूकोज कितने कार्बन का अणु है, C6H12O6, एक कार्बन का। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, एक कार्बन का, ये 6 कार्बन का। लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन का है, 3। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये एक कार्बन में ना बदल के 3 कार्बन वाले भाग में बदल जाता है और यही लैक्टिक अम्ल कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन प्रस्तुति करता है और इसीलिए जब भी आपको कुछ ही प्रकार का दर्द होता है और यदि आप गर्म पानी से आप मालिश करवा लेते हैं तो ऐंठन अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल पूरे शरीर में उसका फ्लो हो जाता है, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, तब्दील हो जाता है। एक्चुअल में ये यकृत में जाके सही होता है, यकृत यहाँ पर हमारे यकृत होता है, राइट। तो देखिए, आप बिना सांस लिए ज़्यादा देर तक नहीं जी सकते, आप सभी जानते हैं। ऑक्सीजन की समृद्ध वायु को शरीर में अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना उच्छ्वसन। तो ये एक्सहेलेशन उच्छ्वसन, अंतःश्वसन इनहेलेशन। 1 मिनट में जो श्वसन दर होती है, जितने ज़्यादा श्वसन लेता है नॉर्मली एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति जो है ना 12 से 16 श्वसन प्रति मिनट लेता है और हम जो श्वसन अंदर लेते हैं उसमें 2 सेकंड का समय लगता है
और जो श्वसन बाहर निकालते हैं उसमें 3 सेकंड का समय लगता है। तो टोटल एक श्वसन और अंदर लेने और बाहर जाने में कुल कितने सेकंड का समय लगेगा? 5 सेकंड का। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो एग्जैक्टली यहाँ पर तो 15 से 18 दिया है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 12 से 16 दिया होता है, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। वैसे आपको जो है ना, आपको यदि ये आया तो ये ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में 15 से 18 दिया हुआ है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। 15 से 18 ही याद रखेंगे, क्योंकि मैंने तो जो है ना 12 से 16 ज़्यादातर तो वो आंसर दिया जाता है, और नॉर्मली 16 लिख दिया जाता है उसको, ठीक है। तो देखिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है तो हम तेजी से श्वास लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी से यदि श्वसन की दर तेज होगी प्रत्येक कोशिकाओं में, तो ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, हमको ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी। तो 15 से 18 बार श्वास अंदर लेता है और बाहर निकालता है, और व्यायाम करते समय श्वसन दर, व्यायाम करते समय आपने देखा होगा श्वसन दर बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देगा, और ना सोते समय सांस जो है ना वो गहरी हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी आपको पता चल गया। नास गुहा में क्या होता है? नास गुहा से होता हुआ हमारे फेफड़ों में जाता है, वक्ष गुहा में जो है ना श्वसन जो है वक्ष गुहा में जाता है। और देखिए यहाँ पर पूरी प्रक्रिया देखिए, नाक से श्वसन गया और फिर ये हमारे नासिका के द्वार से यहाँ पर एपिग्लोटिस, यहाँ पर एपिग्लोटिस वॉल्व होता है, इसको इंग्लिश हिंदी में भी एपिग्लोटिस वाल्व। और यही जो है ना, हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो ये कभी भी फेफड़ों में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये श्वसन वाले द्वार को बंद कर देता है खाना खाते समय, और जब श्वास लेंगे तो ये फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स होते हैं, नलिकाएं होती हैं, और उसके नलिकाओं के एंड पॉइंट पर, बिल्कुल एंड पॉइंट पर, यहाँ पर जो है ना वो धमनी होती है, धमनी है ना, धमनी जो शुद्ध ऑक्सीजन को, O2 को क्या करेगी? रक्त में मिला देगी, और रक्त में मिलने के बाद में संपूर्ण शरीर की एक एक कोशिकाओं में रक्त के माध्यम से जो है ना ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। तो ये फेफड़ा क्लियर हो गया होगा। पसलियां तो आपको पता ही है, रिब्स होती है, 12 जोड़ी होती हैं ये रिब्स, फेफड़ा ये है ही। डायफ्राम जो है ना हमारे पेट को और फेफड़े को अलग करता है, और डायफ्राम, जब मैंने सांस ली अंदर की तरफ तो फेफड़ा बाहर की तरफ निकलेगा, डायफ्राम डायफ्राम जो है नीचे की तरफ चला जाएगा, तो पेट अंदर जाएगा। जब हम लोग श्वास निकालते हैं तो पेट बाहर निकलता है और फेफड़े छोटे हो जाते हैं। तो देखिए वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है, पसलियों से पूरी प्रोटेक्ट होती है, क्योंकि जो हमारा फेफड़े हैं वो पूरी तरह से मांसपेशियों से बने। तो बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा के आधार, और ये डायफ्राम जो है ना वो हमारे वक्ष का मतलब होता है ये जो चेस्ट वाला हिस्सा है, उसको आधार प्रदान करने का काम डायफ्राम करता है। तो ये हमारी आंतों, पेट को, हमारे स्टमक को है ना फेफड़ों से अलग करता है। पसलियों से बने पिंजर गतिशीलता, और ये पसलियां जो है ना लगातार बड़ी हो सकती है, कम हो सकती है, इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये फेफड़े वाला सीन आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग श्वास लेते हैं तो धूल के कण, पराग कण, बहुत सारी चीज़ें वायुमंडल में PM 2.5 PM कण होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स। तो ये हमारे श्वास में, नाक गुहिका में, रोम में फंस जाते हैं, और कभी कभी तो ये ना फेफड़ों में भी चले जाते हैं। तो हम लोग जो छींकते हैं, स्नीज करते हैं, छींकने से ये सभी बाहर आ जाते हैं। इसलिए कभी भी छींक को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर के जो ज़्यादा जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं या धूल के कण, ये सभी हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन छींकते समय हमको हमेशा नाक को ढक लेना चाहिए। विशेषकर अभी जो पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 के चलते, ये जो वायरस चल रहा है उसके चलते, तो हमें विशेषकर हमारा विशेष ध्यान रखना चाहिए, और बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, और हमेशा मास्क का प्रयोग करें जब भी बाहर निकले आप लोग। तो अब देखिए श्वास अंदर गई तो फेफड़े क्या होगा? बाहर की तरफ फूलेंगे, डायफ्राम नीचे की तरफ गति करेगा, और जैसे श्वास अंदर जाएगी तो डायफ्राम पूर्व स्थिति में आएगा, पेट फूला हुआ दिखेगा, लेकिन पसलियां अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये प्रक्रिया आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। जब भी कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, तो देखिए धूम्रपान, स्मोकिंग करने में, धूम्रपान में किसका यूज हो रहा है? निकोटिन का। और निकोटिन जो है हमारी कोशिकाएं जो है ना, उनमें कैंसर जनित कोशिकाएं भी होती है जो कैंसर का उत्पादन कर रही है, जो अच्छी कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब कैंसर अपने चरम रूप में चला जाएगा, तो संपूर्ण जो है ना कार्सिनोजेनिक कोशिकाएं वो पूरे शरीर की अच्छी कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। तो धूम्रपान से कैंसर होता है, क्योंकि निकोटिन उस कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना।
तो ये सभी आपको एकदम पॉइंट क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ मॉडल्स इतने काम के नहीं हैं, तो मैं जो है आपको टू बी पॉइंट एग्जाम के बिल्कुल ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन है ना यहाँ पर, तो आपके एग्जाम में आने वाला तो वो ये है, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। तो आपको पता होगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है 78%, ऑक्सीजन कितनी है लगभग 21%। तो जब हम श्वसन ले रहे हैं, अंतः श्वसन करें, तो ऑक्सीजन कितनी जाएगी 21% अंदर जाएगी। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लगभग 0.03% है, लेकिन अभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया इसलिए इन्होंने 0.04 कर दिया है, क्योंकि लगातार मानवीय गतिविधि के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में 0.03 था। तो हम लोग 0.04 ही मान लेते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो लेते समय तो ऑक्सीजन इतना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और 16.4% ऑक्सीजन। तो इसमें जो 4% के करीब जो ऑक्सीजन है उसका हमारी कोशिकाएं जो हैं वो एटीपी, ग्लूकोज से जो एटीपी का निर्माण हो रहा है ऊर्जा में, तो ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक जो है वेस्ट पदार्थ के रूप में हमारे श्वसन से बाहर निकल जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉकरोच जो होता है वो किस प्रकार श्वसन करता है। तो देखिए कॉकरोच शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पिछले भाग में, है ना, श्वास प्रणाल, तो इन्हें क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल जल नलिकाएं होती हैं। और कीट के शरीर में भी ये छिद्र पाए जाते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। और कीट इन गैसों का विनिमय वायु नलिका का जाल बिछा होता है, श्वास प्रणाल या वातावरण से ये अपना ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है इनके रंध्रों से इनके शरीर में जाके इनके सीधा ऊतकों में विसरित होता है। आपको मैं जो है ना रक्त परिसंचरण तंत्र भी पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ना वो पूरा बंद है, एक साइकिल में चलता है, लेकिन इन कॉकरोच वगैरह का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो खुला है, क्योंकि ऑक्सीजन या गैसेस जो है ना वो सीधी क्या होती हैं, कॉकरोच के जो ऊतक होते हैं, हमने ऊतक पढ़े थे, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न कराने के लिए बनती हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो देखिए ऊतकों को सीधा मिल जाता है, जबकि हमारे शरीर में ऊतकों से मिलके वापस जो है हृदय में आएगा रक्त, और इस तरह से जो है ना बंद परिसंचरण तंत्र चलता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मानव में और सभी उन्नत जीवों में, जबकि खुला परिसंचरण तंत्र कीट में होता है। तो ये सीधा ऊतकों को, टिश्यूज को विसरित कर देते, राइट। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आ जाती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल से कीट जो है ना, श्वास प्रणाल, तो कीट किससे लेते हैं, मेन आपको ये बात याद रखनी है, श्वास प्रणाल से कीट जो है ऑक्सीजन लेते हैं। बस आपको ये मोटी मोटी बात याद रखनी है। मछलियों में सुना होगा आपने, देखो मछलियों का क्या सीन है कि मछलियां जो है, मछलियों में आप एक डॉल्फिन को छोड़ दो, डॉल्फिन, और एक छोड़ दो आप ब्लू व्हेल को, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी में मछलियों में अपने गिल्स होते हैं, क्योंकि डॉल्फिन और ब्लू व्हेल जो होती है ना ये दोनों स्तनधारी है, स्तनधारी जैसे मानव है, लेकिन मछलियां जो हैं बाकी सभी उनमें, तो डॉल्फिन और ब्लू व्हेल तो क्या करती है, इनको जब भी ऑक्सीजन लेनी होती है ना तो बार बार ये जो है ऊपरी सतह पर आती है पानी के, और बहुत तेजी से फुंकार मार के ऑक्सीजन लेती हैं, फिर अंदर चली जाती है, फिर कुछ घंटे अंदर रहती है, फिर वापस आती हैं। तो इस प्रकार ब्लू व्हेल को आपने पानी की फुंकार मारते हुए देखा होगा। लेकिन बाकी सभी मछलियां जो हैं, जितनी अन्य मछलियां हैं, वो सभी जो जल में, वाटर में जो घुलित ऑक्सीजन है, घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उनका प्रयोग करके क्या करती हैं, और ये किससे लेती हैं, क्लोम या गिल्स होते हैं इनकी त्वचा में, तो क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, और वहां से क्या करती हैं ये क्लोम की मदद से, तो ये गिल्स याद रखना, और क्लोम में सीधी रक्त वाहिनिकाओं की संख्या अधिक होती है, तो क्लोम से सीधा ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और गैस का विनिमय हो जाता है, और इनकी कोशिकाओं में भी क्या होता है, एटीपी का निर्माण हो जाता है। अब आप बोलेंगे दिन में पादप जो हैं वो श्वसन नहीं कर रहे हैं, दिन में सूर्य की उपस्थिति में पादप अपना भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन रात में क्या होता है, पादप को भी जो है अपनी ऊर्जा के निर्माण के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना होता है। तो आप बोलेंगे फिर तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, रात में ऑक्सीजन ले लेते हैं।
तो देखिए दिन में पादप कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा लेते हैं और ऑक्सीजन को ज़्यादा निकालते हैं, जबकि रात में ऑक्सीजन कम लेते हैं। और इसीलिए हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन की पर्याप्तता है और उसके पीछे जो कारण है वो पेड़ हैं। इसीलिए हमें अपने आसपास चारों ओर पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ आने वाले 100-200 साल तक रहते हैं और वो आने वाले हमारी कई पीढ़ियों को भी क्या है, ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। तो देखिए ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। तो ये वाली बात क्लियर है, ये रात के समय हो रहा है, ठीक है ना, नाइट में। दिन में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए। तो कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग कर अन्य जीव की भांति ग्लूकोज किस में तब्दील हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड वायु के रूप में बाहर निकल जाएगा। रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ और ऑक्सीजन को लेते हैं। पादप के कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो रात में भी ऑक्सीजन जो है ना, रात में भी ऑक्सीजन को जो है छोड़ते हैं, जैसे पीपल वगैरह पेड़। तो उसके पीछे कारण ये है कि उनकी रात में भी जो है ना, बिना सूर्य की परिस्थिति में भी क्या है, वो अपना जो है भोजन बना सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। पादपों में प्रत्येक अंग वायु की स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए कुछ सूक्ष्म रंध्र होते हैं पादपों के अंदर, है ना, रंध्र होते हैं, और कुछ मूल। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने जितने भी जड़ें देखी होंगी, आपने जो है दलदली इलाकों में जड़ें देखी होंगी, दलदल, जो मार्शी लैंड है, दलदल। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे जो सुंदरी वन हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए पादप है और नीचे दलदल है, ये पादप है और दलदल है नीचे। तो इनकी जड़ें अंदर से बाहर की तरफ भी निकली होती है, इस तरह से, ये बाहर की तरफ। इनको बोलते हैं न्यूमेटिक रूट्स, या फिर इनको यूं भी कह सकते हैं वायवीय मूल जड़ें, जो क्या है, ऑक्सीजन को लेती है। तो देखिए, एक तो ये तो मैंने बता दिया आपको न्यूमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो दलदल में होते हैं, क्योंकि दलदल वाले पौधों को ऑक्सीजन की कमी होती है तो जड़ें भी बाहर निकलती हैं। और कुछ पादप, जैसे मान लीजिए अंदर की तरफ है ना, ये लैंड है, और देखो ये मान लो पादप की जड़ है, मूल है, तो क्या होता है कि थोड़े जो मृदा होती है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा रंध्र होती है, जगह होती है, वहाँ से ऑक्सीजन का प्रवेश किया जा सकता है। तो जड़ें भी क्या है, मूल भी जो है ना, वो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मूल मृदा के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, वहाँ से भी ऑक्सीजन ले सकती हैं। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको। इस प्रकार आपको पूरा सेक्शन जो है, चैप्टर, वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जो बीच में सेक्शन रह गया है, ये पॉइंट याद रखना कि निकालते समय 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं हम, और 16.4 ऑक्सीजन निकालते हैं, जबकि लेते समय 21% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से आ रही है वो लेते हैं। केंचुए के बारे में छोटी सी बात हम रह गई, तो वो भी पढ़ लेते हैं। केंचुए की त्वचा का जो स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय चिकनी प्रतीत होती है। तो एक्चुअल में केंचुआ कहाँ से श्वसन लेता है, तो गैसों का आगमन इस त्वचा से ही करता है, उसके बाहर जो चिकना है, ठीक है। तो मेंढक मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, अन्य सभी जीवों में फेफड़े होते हैं, लेकिन केंचुआ जो है वो अपनी जो है त्वचा से ऑक्सीजन। तो इस प्रकार आपको पादप, तिलचट्टा मतलब कॉकरोच, मानव और मछलियों में आपको बिल्कुल चीज़ क्लियर हो गई होगी। और मृदा में से जो है ना, जड़ें, मूल, रोम भी जो है ना, वो वायु को लेती है। वायवीय श्वसन आपको क्लियर हो गया होगा जब ऑक्सीजन की भरपूर अवस्था है। अवायवीय श्वसन क्लियर हो गया होगा जब ऑक्सीजन की कमी है और इसलिए लैक्टिक अम्ल बन जाता है शरीर में, और वो हमारे शरीर में दर्द करता है मांसपेशियों में। श्वसन दर आपको क्लियर ही है, ये 15 से 18 है, और यदि केवल एक शब्द में आया तो आप 16 दे सकते हैं। कुछ किताबों में इसको 12 से 16 भी दिया हुआ है, ये बात याद रखना। कोशिकीय श्वसन आपको क्लियर ही है कि जब ये ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन मिलके जो है एटीपी का, डायफ्राम जो है वो हमारी पेट को और फेफड़ों को अलग करता है। उच्च श्वसन श्वास का अंदर लेना, क्लोम मछलियों में पाए जाते हैं, फेफड़े हम सभी में पाए जाते हैं, है ना। श्वास नलिका, जहाँ से श्वास ले रहे हैं, अंतर श्वसन, श्वास को अंदर लेना। श्वास रंध्र, ये किस में पाए जाते हैं, तिलचट्टे में। श्वास प्रणाल, ये भी तिलचट्टे या कीटों में पाए जाते हैं। तो हम बहुत ही सामान्य शब्दों में सारी बातें पढ़ लेते हैं। देखिए,
श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल। और श्वसन से क्या होता है, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अंतः श्वसन के द्वारा वायु शरीर में अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है और फाइनली ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीवों की कोशिका में होता है और इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है। भोजन में ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग के द्वारा विखंडित हो जाता है, ठीक है, और यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ये अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करने पर मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, आपूर्ति की कमी हो जाती है और अवायवीय श्वसन होता है। श्वास लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अंतः श्वसन और निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उस श्वसन के समय मूल रूप में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए यदि हमको आवश्यकता है, ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की दर बढ़ानी होगी। गाय, भैंस, कुत्ते, बिक्री वगैरह में, इन सभी में जो है मानव की तरह ही है। यहाँ तक कि डॉल्फिन में और ब्लू व्हेल में भी मानव की तरह ही श्वसन है। केंचुए अपने गैस का विनिमय आर्द्र त्वचा के माध्यम से, और मछलियाँ क्लोमिया और कीटे श्वास प्रणाल। तो आपको मिलान करने के लिए आ सकता है, केंचुए आर्द्र त्वचा, ये याद रखना। मछलियाँ, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, मछलियाँ क्लोम या गिल्स, और ये श्वास प्रणाल जो तिलचट्टे हैं। पादपों में मूल और मृदा में उपस्थित वायु ग्रहण होती है और नन्हे छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो अब आपके ये सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हमने इतना अच्छा से डिस्कशन किया है। तो कोई धावक दौड़ते समय सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको बता चुका हूँ। धूल या वायु के जब अत्यधिक क्यों छींक आती है? क्योंकि हमारे कफ के साथ में और हमारे श्वसन में क्या होता है, ये कण विद्यमान हो जाते हैं, इसलिए। तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है, किससे करती है बताइए? तो तुरंत आंसर आ जाएगा, श्वास रंध्रों के द्वारा। अत्यधिक व्यायाम करने पर टांगों, ये फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। किसी सामान्य वयस्क में जो है विश्राम अवस्था में औसत दर कितनी होती है? तो विश्राम अवस्था में ये है, जबकि दौड़ने या एक्सरसाइज ज़्यादा करने पर 25 है। तो ये देखो 15 से 18 आपको याद रखना है। उत्श्वसन के समय पसलियाँ, उत्श्वसन का मतलब क्या है ना, उत्श्वसन। तो उसमें हमारे क्या है, उत्श्वसन में श्वास निकाल रहे हैं बाहर, तो बाहर की ओर गति करेगा या पसलियाँ नीचे की ओर, ऊपर की ओर गति करेंगी। ऊपर की ओर क्यों? क्योंकि डायफ्राम फिर से पुनः अपनी स्थिति में आएगा। अब देखिए, मिलान कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यीस्ट किसको कॉलम मिलाएंगे तो किसको निर्माण करेगा? अल्कोहल को। डायफ्राम जो होता है ये क्या करता है? तो डायफ्राम जो है ये फेफड़े और त्वचा को जो है ना, वक्ष गुहा, अभी ये वैसे इसका आंसर ये आएगा, फेफड़े और त्वचा को बैलेंस करता है। त्वचा से कौन ऑक्सीजन लेते हैं? तो आपको पता है, केंचुए लेते हैं। मछलियां किससे लेती हैं? तो गिल्स या क्लोन से लेती हैं। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। और मेंढक किससे लेता है श्वास? तो मेंढक जो है, यदि श्वास प्रणाली किससे होता तो तिलचट्टा था। तो मेरे हिसाब से जो है ना, यहाँ पर जो है आपका डायफ्राम जो है वो वक्ष गुहा में, मध्य पट है, तो ये वक्ष गुहा में आएगा। तो ये वाला गलत कर लेते हैं हम। तो फाइनली एक ही आंसर बचा है हमारा, क्या? मेंढक से किसका मिलन हो जाएगा? वक्ष गुहा होती है, जैसे मानव के अंदर होती है। सत्य कथन को चाटना है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी होती है, गलत, तीव्र होती है। पादप में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन केवल रात्रि में। सामान्यतः ऐसा होता है, कुछ विशेष पादपों को छोड़ के। तो बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण दिन में, सामान्यतः ऐसा ही होता है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, नहीं, गिल्स होते हैं। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, उस श्वसन में कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो है पर्वतारोही के साथ ऑक्सीजन का, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि ऊपर जो है ना वायु दाब की कमी है। तो 5 किलोमीटर से ऊपर वायु नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, वायु होती है, थोड़ी बहुत होती है। उपलब्ध वायु की मात्रा, भूतल की उपलब्धता कम होती है, बिल्कुल ठीक है ये तो।
यही है आंसर। वायु दाब से कोई मतलब नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है और इसीलिए सिलेंडर लेके जाते हैं, तो ये आंसर सही है ना। अधिक तो हो ही नहीं सकती, ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आज जो है हमने इस प्रकार संपूर्ण क्रिया कर ली है। आज का पूरा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से रिलेटेड, उच्च श्वसन, उच्च, है ना, आपको सभी क्लियर हो गया होगा। और एक बार में 500 मिलीलीटर 500 ml तक, है ना, वायु जो है मानव अंदर ले सकता है। याद रखना, अपने फेफड़ों में इतनी जगह होती है 500 ml तक। लेकिन जो मिलीलीटर है ना, ml है ये, ठीक है, आधा लीटर। तो जीव अपना, हमारे ऑक्सीजन बहुत अनिवार्य है लेकिन जीव इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में जीवों के लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है, इसीलिए जो छोटे बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं ना, वो ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखना, मानव और अन्य जीवों के लिए लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन जो है ना, शोषण करना हानिकारक। शुद्ध, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करना होता, है ना, हमको थोड़ा बहुत मिक्स में ऑक्सीजन का यूज़ करना होता है जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद हो। और नाइट्रोजन इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल भाग नहीं लेता 78%, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं, तो आई थिंक कि आपको ये चैप्टर जो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ें, 2-2 3-3 बार लेक्चर देखें। कोई भी रिक्वेस्ट है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप कंसर्न जो आपकी टीम है उससे चर्चा करें और उनको संपर्क करें, और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला दूंगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाता हूँ, तो इसलिए क्या है कि आपको ज़्यादा लेवल पे भी पढ़ना है तो मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमें एग्ज़ाम के जितना ही पढ़ना चाहिए, यही हमारा फोकस होना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना, सभी सब्जेक्ट पे पारंगत बनिए, ठीक है। दिस इज़ द पेंडेमिक इरा, और इसमें जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना, तो आप पूरी तरह से तैयार, सुसज्जित होकर, हाईली फोर्टिफाइड होकर निकलिए, कि ताकि आप जो है ना संपूर्ण एग्ज़ाम के लिए तैयार हो, और एग्ज़ाम में बैठते ही आपका ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, पहले ही चांस में यू कैन सेलेक्ट, राइट। ऑल द बेस्ट।